चलो चौथा देखो, एक वायर है जिसकी लंबाई L है, रेजिस्टेंस R है, बेंट इनटू अ कंप्लीट सर्कल, रेजिस्टेंस बिटवीन एनी टू ऑफ डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट। क्या कह रहा है, क्वेश्चन को ध्यान से देखो। एक वायर है जिसकी लंबाई L है, इसको आपने क्या किया, एक सर्कल में मोड़ दिया, और आपको कहां रेजिस्टेंस पूछा है, डायमीटर के अपोजिट, ये डायमीटर है, यहां पूछा है। देखिए आप, तो आप जरा सोचिए, डायमीटर के अपोजिट पूछने से मतलब क्या है, ऊपर आधा सर्कल है और नीचे भी आधा सर्कल है, इसका पूरा रेजिस्टेंस R है, तो बताइए ऊपर वाले का कितना हो जाएगा, R/2, और नीचे वाले का भी R/2। ध्यान से देखिए, दोनों ही काम के सवाल है। इसके जैसा एक और सवाल है मॉड्यूल में, वो भी कराऊंगा, तीसरा सवाल, और तीनों एक ही जैसे हैं। तो ये सोचिए, पहले वायर का रेजिस्टेंस कितना था, R, अब आपने मोड़ दिया। सर ये डायमेट्रिकली अपोजिट शब्द का क्या मतलब है, यहीं से वो फिजिक्स आएगी। डायमेट्रिकली अपोजिट का मतलब है सर्कल एग्जैक्ट कितने भागों में बटा, दो भागों में। ये देखिए, ये वाले भाग का रेजिस्टेंस R/2, इस वाले भाग का रेजिस्टेंस R/2। अब बताइए दोनों किस में, पैरेलल में। पैरेलल की एक सबसे बढ़िया ट्रिक है, दोनों का एक किनारा एक तरफ, दूसरा किनारा दूसरी तरफ। अब बताइए R/2 पैरेलल में, तो R नेट R/4, ऐसा लिखा करो। देखो धीरे धीरे ये तरीका देखो, R/2 पैरेलल है R/2 के, ऐसा देखो, ये शॉर्ट में लिखा जाता है ऐसा, R/2 इज इन पैरेलल विथ R/2। काम का सवाल है, सवाल नंबर चौथा। अब आइए इसी तरह का एक सवाल और है, पांचवा। पांचवा देखिए, पांचवा भी काम का सवाल है, फिर एक और कराऊंगा, वो मॉड्यूल का है, इसी प्रोफाइल का। पांचवा देखिए, पांचवा क्या कहना चाहता है, पढ़ लीजिए अच्छे से। पांचवा पढ़ लें, बुकलेट रोज लेकर आइए, ताकि अपन इंपॉर्टेंट लगा सकें, रिवीजन करने वाला मार्क कर सकें। एक जैसे सवाल हैं, रोज लेकर आइए, आदत बनाइए कि बुकलेट डेली लेकर आनी है, और उसको लगातार बनाते रहिए, क्लास नोट्स लगातार रिवाइज करते रहिए, क्वेश्चन लगाइए। कल एनसीईआरटी का होमवर्क भी दूंगा, तो एनसीईआरटी का होमवर्क भी शुरू करना है, नई एनसीईआरटी करिएगा, ध्यान रखना। अब देखो अगला, अब वायर ऑफ रेजिस्टेंस 12 ओम पर मीटर, भाइयों ध्यान से सुनना, 12 ओम पर मीटर। पर मीटर का मतलब क्या है, एक मीटर में, एक मीटर का कितना रेजिस्टेंस, 12 ओम। ठीक है, अब इसको आपने एक सर्कल में बांध दिया, सही बात है, और इस सर्कल की रेडियस है कितनी, 10 सेंटीमीटर। मीटर में काम करो, सेंटीमीटर में कौन ही करेगा, तो 10/100, ये हो गया 0.1 मीटर। अब आपसे पूछा भाई रेजिस्टेंस बताओ, पहले तो क्या था, रेजिस्टेंस दे रखा था तो आपने आधा आधा कर दिया। अब ध्यान से देखिए, रेजिस्टेंस नहीं है, 1 मीटर का रेजिस्टेंस है। अब तुम्हें दिमाग लगाना चाहिए, इस ऊपर वाले की लेंथ कितनी है, पाई इंटू आर, तो इस पाई आर का रेजिस्टेंस कितना होगा, 1 मीटर में 12, तो पाई आर लंबाई में रेजिस्टेंस 12 इंटू पाई आर, तो 12 पाई आर कितना, 0.1,
तो ये हो जाएगा 1/2 पाई ओम। सवाल को ध्यान से देखिए, गलती हो जाएगी। पहले तो क्या था, रेजिस्टेंस ही दे रखा था आर, तो ऊपर आधा कर दिया, नीचे आधा कर दिया। अब रेजिस्टेंस नहीं दे रखा, 1 मीटर का रेजिस्टेंस है 12 ओम, 1 मीटर का, ये गिवन है। अब ऊपर की लंबाई सोचिए, इसकी लंबाई कितनी है, पाई आर। तो अब पाई आर का रेजिस्टेंस कितना, 1/2 ओम। तो देखो ऊपर की जगह कितना आ जाएगा, 1.2 पाई ओम, नीचे भी 1.2 पाई ओम। प्लीज इस बात को समझिए, सवाल काम का है, परीक्षा में पूछा जा सकता है। ध्यान से देखिए, ऊपर की लंबाई पाई आर, नीचे की लंबाई भी पाई आर। अब बताएं दोनों किस में, पैरेलल में। पैरेलल में कितना देगा, आधा कर दीजिए, आधा। हमेशा याद रखिए, बेसिक क्या होता है, पैरेलल, सारे आइडेंटिकल, ऐसे याद करो, आइडेंटिकल होने चाहिए, पैरेलल होने चाहिए, तो आंसर होता है आर बाय एन, ऐसे याद होना चाहिए। क्या पैरेलल हैं, हाँ। क्या आइडेंटिकल हैं, हाँ। तो आंसर है आर बाय एन, आर नहीं 1.2 पाई। और ब्रांच कितनी है, तो भाइयों ये सवाल करने वाला क्वेश्चन है, आना चाहिए। क्या बात क्लियर है क्या? अब एक सवाल ऐसा और करके दिखाता हूं आपको, तीसरा। अब मॉड्यूल दीजिए, मॉड्यूल दीजिए, किसी के पास है मॉड्यूल? चलिए देखें, अब एक क्वेश्चन लिखा रहा हूं, मॉड्यूल नहीं आप लाए होंगे तो मैं क्वेश्चन लिखा देता हूं, देखें। अ वायर ऑफ रेजिस्टेंस, एक प्रश्न लिखिए तीसरा। अ वायर ऑफ रेजिस्टेंस, अ वायर ऑफ रेजिस्टेंस, बोर्ड से देखें, 0.5 ओम पर मीटर, 0.5 ओम पर मीटर is bent into a circle, into a circle, into a circle of radius 1 meter, of radius 1 meter, full stop. The same wire is connected, the same wire is connected across a diameter, across a diameter AB as shown in the figure, as shown in the figure. Then calculate the, then calculate the equivalent resistance, equivalent resistance between points, between points A and B, between points A and B. डायग्राम बना लीजिए। अब वही सवाल है, थोड़ा सा इसमें और एड ऑन कर दिया है, पहले आप प्रयास करें क्या कहना चाहता है। और ये और तीनों में सबसे अच्छा सवाल है, सबसे पहले पहला आना चाहिए, फिर थोड़ा कठिन दूसरा किया, ये उसका भी और अपग्रेड है।
अब देखो क्या कह रहा है, 0.5 ओम पर मीटर, इसको फील करो, थोड़ा सा नींद खोलो। 0.5 ओम पर मीटर का मतलब क्या, 1 मीटर में कितना ओम, 0.5 ओम। अब देखते जाना, ऊपर की लंबाई बताओ, ऐसे लिख दो मजा आ जाएगा, ऊपर की लंबाई पाई आर, तो पाई आर लंबाई का रेजिस्टेंस ऐसा लिख दो, पाई आर लंबाई का रेजिस्टेंस कितना होगा बोलो, 0.5 इंटू पाई आर, 0.5 इंटू पाई आर। क्या बात सही है क्या? इसकी लंबाई बताओ कितनी होगी, इसकी लंबाई बताओ कितनी होगी, 2r। तो बताओ 2r लंबाई का रेजिस्टेंस, 2r लंबाई का रेजिस्टेंस 2r इंटू 0.5। क्या बात समझ रहे हैं क्या? रेडियस की वैल्यू दे रखी है कितनी, रेडियस की वैल्यू 1 मीटर, तो 0.5 पाई इंटू 1। तो ऊपर का रेजिस्टेंस आ गया 0.5 और नीचे का रेजिस्टेंस आ गया 1। तो देखना ऊपर का आ गया 0.5 पाई, बीच का है 1 ओम और नीचे का 0.5, 0.5 को लिख दो पाई आधा, तो पाई बाय 2 हो गया। बहुत ही अच्छा सवाल है। अभी तो क्या बहुत तसल्ली से कर रहे हैं इसलिए समझ आ रहा है, पेपर में हड़बड़ी में समझ में नहीं आता ये। इसने कुछ नहीं किया, बीच में एक वायर और लगा दिया। अब बताइए तीनों किस में, पैरेलल में, तो 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3, तो ये हो गया 2/पाई 1 2/पाई। एलसीएम बताइए कितना आएगा, पाई, तो ये हो जाएगा 2 प्लस पाई प्लस 2, उल्टा कर दीजिए, आंसर आएगा पाई अपॉन पाई प्लस। अच्छा और काम का सवाल आना चाहिए, और तीनों एक साथ देखोगे ना तो मजा आ जाएगा। इसलिए क्लासरूम नोट्स फायदा करते हैं, एक जैसे सवाल एक साथ करते हैं हम। सिमेट्रिकल लाइन करी, 9 सवाल सिमेट्रिकल लाइन के कर लिए, कई बच्चों ने घर जाके उसको रिवाइज किया, सिमेट्रिकल लाइन शानदार तैयार हो गया। क्या आगे बढ़े, तो इसमें खास बात क्या है, जो सवाल का क्रक्स है वो क्या है, क्रक्स ये है कि ऊपर वाले की लंबाई पाई आर होती है, तो 1 मीटर का रेजिस्टेंस पता है पाई आर का आ गया, इसकी लंबाई 2r, इसकी लंबाई पाई आर, बस ये पता होना चाहिए। फिर आपने, ये कहलाता है यूनिटरी मेथड, इसे बोलते हैं 6 क्लास का यूनिटरी मेथड। 1 मीटर में इतना, तो 10 मीटर में कितना, 15 मीटर में कितना, 2r में कितना, पाई आर में कितना, ये कहलाता है यूनिटरी मेथड। और फिर ये वाला फोटो बनाइए जिससे पता चल रहा है ऑल आर इन पैरेलल। बोलो क्या बात सही है क्या? बढ़ चलें, अगला लिखें क्वेश्चन। इन द गिवन सिचुएशन, अब 3-4 जनरल क्वेश्चन करा रहा हूं, थोड़ा वार्म अप हो जाए आपका, क्वेश्चंस का तरीका पते, सर्किट डायग्राम से आपका डर हटे, फिर आज शुरू करेंगे किरचॉफ लॉ। पहले 4-5 क्वेश्चन और कर लीजिए, फिर किरचॉफ लॉ आज स्टार्ट करेंगे। लिखें, इन द गिवन सिचुएशन कैलकुलेट द potential difference
across each resistance. अब बहुत ध्यान से समझिएगा, क्योंकि ना सर्किट बहुत सारे संभव हैं पर कॉन्सेप्ट लिमिटेड है। तो अगर आप बहुत तरीके से कुछ बातों को समझ लोगे ना तो परेशानी नहीं आएगी। कितने भी ऊट पटांग सर्किट ऊपर नीचे वायर करके बनाए जा सकते हैं, पर कॉन्सेप्ट में ज्यादा छेड़छाड़ नहीं है, कॉन्सेप्ट लिमिटेड है। तो 4-5 सवाल कर रहे हैं पर एकदम फोकस से करेंगे ना तो बात क्लियर हो जाएगी। चलो, अब कैसे आगे बढ़ना है सीखो। 2-3 सवाल आपको काफी आते भी होंगे, बहुत आसान है, ज्यादा कोई रॉकेट साइंस नहीं है। सबसे पहले आपको देखते ही पता चलना चाहिए ये 10 ओम इस 20 वोल्ट के साथ पैरेलल में है। नहीं हवा लगती तो आपने बैटरी के टर्मिनल को मान लिया एक्स और वाई, तो सोचो ये एक्स है तो ये भी एक्स, ये वाई है तो ये भी वाई, ये भी वाई, ये भी एक्स। अब वाक्य बोलो, ये 20 वोल्ट किसके बीच का है? एक्स और वाई के बीच का। 10 ओम भी किस में कनेक्ट है? एक्स और वाई। तो क्या ये पूरा 20 वोल्ट यहां जाएगा? ये 20 पूरा चला गया। ये भी एक्स और वाई में है तो यहां से लेकर यहां तक ये पूरा कितना जाएगा? 20 वोल्ट। देखो आप क्यों चला गया। 2-3 तरीके हैं। एक तो तरीका है पैरेलल में वोल्टेज हर जगह सेम रहता है, ये नहीं चमका, मैंने पॉइंट्स मान लिए। पॉइंट्स कैसे बोले? सर बिंदु एक्स और वाई के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस 20 है, ये एक्स और वाई है, ये भी एक्स और वाई है। तो इस 10 ओम के हिस्से में तो कितना आ गया? 20। अब इस 20 वोल्ट का बंटवारा करना है किस किस में? 3 में, 6 में और अब ये कैसे करें? ये कैसे करें? तो ये देखना आप अच्छे से। ये 3, ये 6 और ये कितना? 5। रुपया कितना है? 20। अब मैंने आपको एक ट्रिक सिखाई थी जिसे बोलते हैं वोल्टेज डिवीजन टेक्निक। वोल्टेज डिवीजन टेक्निक में 2 ही रेजिस्टेंस दिखने चाहिए, यहां तो 3 दिख रहे हैं। तो पहले चुपचाप इन दोनों को हटा दो। बताओ ये दोनों किस में? पैरेलल में। तो अगर 3 और 6 पैरेलल में है तो क्या देगा? 2। मौखिक करिए। 3 इंटू 6 18, 18/9 2। तो इसकी जगह आ गया 2 और ये कितना? 5। ये कितना? 20 वोल्ट। अब बताइए क्या वोल्टेज बांट सकते हैं? ट्रिक भूल गए हो तो मैं आपको सिखाता हूं, मुझे 5 बार और सिखानी है, वैसे कोई टेंशन नहीं है, आप समझिए। जैसे ये V वोल्ट बांटना है, ये क्या दिमाग में एकदम छपी होनी चाहिए, इसका रिवीजन की जरूरत नहीं है, कैपेसिटर तक काम आएगी। आज 9 लेक्चर हैं, टोटल लगते हैं इसमें 23 लेक्चर। 23 लेक्चर तक ये काम करेगा, करंट प्लस कैपेसिटर। तो ये V वोल्टेज है। सबसे पहली बात, वोल्टेज डिवीजन के लिए कितने रेजिस्टेंस दिखने चाहिए? 2। देख ले 2 दिख रहे हैं, मतलब मैं ट्रिक लगा सकता हूं। कैसे लगानी है सोचो। R1 पे वोल्टेज चाहिए, बताओ कैसे निकालेंगे? जो है वही रेजिस्टेंस अपॉन दोनों का इनटू कुल। ये इतनी बार काम आएगा, इसको एक बार दिमाग में सेट कर लो। बार बार फंसने का फायदा क्या? मुझे खुद को पता है ये 28 सवालों में काम आता है, 28 सवाल मॉड्यूल के सॉल्व होते हैं इससे। तो यार एक बार इसको दिमाग में सेट करना। 2 रेजिस्टेंस हैं R1 R2, सीरीज में लगे हुए हैं, नीचे वोल्टेज V है, V वोल्टेज को बांटना है, इसलिए नाम है वोल्टेज डिवीजन टेक्निक। बांटने का तरीका जिस पर चाहिए वही। सर ये क्या तरीका है, वही क्यों बोलते हो? लॉजिक बताओ। V बराबर IR, सीरीज में I सेम, तो V इज प्रोपोर्शनल टू जिस पे चाहिए वही।
अपन दोनों का सम इनटू टोटल वोल्टेज जो V रुपया बटने वाला है। इसको एकदम छाप लो कि यार ये तो सर एट अ टाइम हमेशा याद होनी चाहिए, तब मजा है। अब बताएं, अब बताएं क्या होगा। अब 2 ओम पे चाहिए, तो 2 ओम पे वोल्टेज बताओ, 2 ओम पे वोल्टेज बताओ। 2 बटे 2 प्लस 5 इंटू 20, तो 40 बटे 7 वोल्ट, 40 बटे 7 वोल्ट। अब आएगा मजा, जो इस सवाल में और मस्त है। 40 बटा 7 आया किस पे? इस 2 के अंदर कौन कौन है? 3 और 6, इन दोनों पे 40 बटे 7 जाएगा। पूछो क्यों? क्योंकि पैरेलल में है। ये मजे की बात है। आया 2 पर है, पर 2 के अंदर वो दोनों जुड़े हुए हैं, इसलिए दोनों पर 40 बटे 7 जाएगा। 5 पे कैसे निकालेंगे? 5 पे कैसे निकालेंगे? तो 5 बटे दोनों का सम इंटू कुल। सर माइनस भी कर सकता था क्या? हाँ, माइनस भी कर सकते थे, बिल्कुल सही बात है, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। 100 बटे 7, इस पे 100 बटे 7। इन सवालों को रफ कॉपी में करिए। फिर अभी हाँ में हाँ मिलाना आसान होता है, क्योंकि अभी मैं आपको सिखा रहा हूं। आप हाँ आपको याद है इसलिए आप ठीक है, पर जब घर पे अकेले बैठ के करोगे सवाल को बिना देखे, तब क्या सोच पाते हो वो मायने रखता है। अब फाइनल आंसर बताइए। सभी पर वोल्टेज 3 ओम पर 20, 3 ओम पे 40 बटे 7, 40 बटे 7, 6 ओम पर 40 बटे 7, 5 ओम पर 100 बटे 7 और 10 ओम पर 20 वोल्ट। सर ऐसे 2-3 और कराइए, 4 और कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। पर ये एक बेसिक सवाल है, जैसे बोलते हैं ना एकदम फंडामेंटल क्वेश्चन, कि ये आना चाहिए कि सर देखो 20 वोल्ट लगाया, ये 20 पूरा का पूरा यहां चला गया, इसमें तो लड़ाई नहीं है। अब इस 20 के यहां मुझे टुकड़े करने हैं, टुकड़े करने के लिए सर टेक्निक के लिए 2 रेजिस्टेंस दिखने चाहिए। इन 2 की जगह पहले 1 लगाया, फिर टेक्निक लगाई। अब मजे की बात, इस 2 ओम के अंदर कौन कौन है? 3 और 6। चूंकि वो पैरेलल हैं, पी से पैरेलल होता है और पी से पोटेंशियल की स्पेलिंग शुरू होती है, तो याद रखें पैरेलल में पोटेंशियल क्या रहता है? से। चलिए आगे बढ़ें क्या? एक और लिखिए। इन द गिवन सिचुएशन, इन द गिवन सिचुएशन calculate the potential drop across 10 ohm resistance। बना लीजिए। अलग तरह से वैरायटी बन सकती है सवाल की। अब मैंने क्या किया, किसी एक ब्रांच में करंट दे दी, नीचे की बैटरी की वैल्यू है ही नहीं, ना गिवन है ना पूछी है। अब दिमाग लगाइए, किसी भी तरह से सवाल को ब्रेक करिए। इसी प्रश्न को मैं और बदल देता हूं। बहुत प्रश्न बनाए जा सकते हैं, अगर आपको लॉजिक क्लियर हो जाएगा आप फंसोगे ही नहीं। दो सवाल हैं, आराम से लिखिए,
थोड़ा काटा कुटा सोचिए, आप क्या सोच पा रहे हैं? कुछ भी ऐसा नया नहीं है जो 10वीं कक्षा में नहीं है, इसलिए तो ये आसान है चैप्टर। सारी बातें वही हैं जो हमने 10th क्लास से पढ़ रहे हैं, तो बहुत ज्यादा कुछ ऐसा नहीं लगता कि अरे यार नहीं हो पाएगा। कोई ना कोई आगे से आगे ट्रिक मिलती जाती है। देखो सोचें, जो हिंट दे रखा है उससे ही काम होगा। अब मैं आपको जूम करके बताता हूं। आप सोचो कि अपने ये चमक रहा है क्या? चमकेगा तो काम हो जाएगा। हो सकता है अभी नहीं चमके, 10 सवाल बाद चमकेगा। 10 सवाल का पेशेंस है अपने पास, आप चिंता क्यों कर रहे हो? बोर्ड पे देखो, यहां की करंट दे रखी है, यहां की जानकारी दे रखी है, तो स्वाभाविक के मन तो यहीं जाएगा, क्या यहीं से कुछ निकल कर आएगा? अब तू निकालेगा क्या? आई पता है, आर पता है, तो तीन ही तो बातें हैं जिसमें तुझे खेलना है, वी आई आर। कितनी बेसिक बातें, पूरा चैप्टर यही है, वोल्टेज करंट रेजिस्टेंस, वोल्टेज करंट रेजिस्टेंस। अब तुझे करंट दिख रहा है, आर दिख रहा है, तो तूने खुद सोचा यार यहां तो V बराबर आई आर चेप देता हूं। आई कितना? 0.5, आर कितना? 8, कितना वोल्ट? 4 वोल्ट। अरे भाई साहब, यहां कितना? 4 वोल्ट। सोच, ये 4 है तो चुपचाप यहां भी 4 जाएगा क्या? क्यों गया? क्यों गया? क्योंकि पैरेलल में पोटेंशियल से। फिर दिमाग लगाया, अरे भाई, अरे भाई, V पता है, R पता है, तीन ही तो बातें हैं, V बराबर आई आर। ये देखो, यहां लगाना है, ऐसा तीर का निशान लगा के यहां सॉल्व कर दो। यहां सॉल्व किया, ऐसा तीर लगाया, इसके पास ही सॉल्व कर दिया, एकदम बढ़िया। बाद में क्लिक कर जाता है। अब इसमें बताओ, V पता है कितना? 4, आर कितना? 4, करंट आ गई 1 एम्पियर, इसकी करंट आ गई 1 एम्पियर। यहां करंट कितनी है? 0.5। खुद सोचिए, दोनों मिलकर क्या 1.5 जाएंगी? 1.5 जाएंगी। अब सोचो, इस पे पोटेंशियल ड्रॉप पूछा है, तो वापस V बराबर 1.5 इंटू 10। क्या मस्त सवाल है, आप देखो, ओम्स लॉ ही लगा है। किसी 10वीं के बच्चे को दिखाओगे तो कहेगा सर आशीष सर 3 बार ओम्स लॉ लगा दिया, V बराबर आई आर, V बराबर आई आर, V बराबर आई आर। बड़े हो जाओगे तो फिर मैं V बराबर आई आर बोलूंगा ही नहीं, सीधा मौखिक सॉल्व करके आंसर लिखूंगा। पर अभी चाहता हूं, अभी मैं आपको दिखाऊं 5-10 सवाल में वैल्यू पुट करके दिखाऊं। फिर बड़े हो जाओगे तो सीधा सोचोगे, V पता है, R पता है, V पता है, R पता है, तुरंत क्या निकाल लिया? आई। उसके लिए प्रैक्टिस चाहिए। अभी एक एक स्टेप में मैंने V बराबर आई आर लिखा है। जब 10-20 सवाल हो जाएंगे फिर तुम अपने मन ही मन सोचना, सीधा लिखना। और ये ट्रिक कितनी काम की है? पैरेलल में पोटेंशियल सेम रहता है। आंसर बताइए कितना? आंसर बताइए। 15 वोल्ट। 15 वोल्ट। नहीं, पैरेलल कंबाइन कर दोगे तो उससे फायदा कुछ मिलेगा नहीं ना। अगर मैं इन 4 ओम और 8 ओम को पैरेलल में लगा दूंगा तो उसकी जगह एक नया रेजिस्टेंस आ जाएगा, फिर उसके बाद करूंगा क्या? मैं बिल्कुल ब्लैंक हो जाऊंगा ना, क्योंकि करंट टोटल थोड़ी ना पता है, करंट तो मुझे एक ब्रांच की पता है। अगर मैं इनको पैरेलल लगा दूंगा तो फिर मैं तो खत्म ही हो जाएगा सवाल, कुछ कर ही नहीं पाऊंगा। हाँ जी, ऐसे ऐसे नहीं लगता, ऐसा ऐसा नहीं लगेगा हर बार, यूनिटरी मेथड हर बार नहीं लगेगा। चलिए अगला करें क्या? ये सोच सकते हैं कैसे होगा? ये 15 है, बताओ ये 15 है तो क्या नीचे भी 15? अब बताओ क्या करंट निकाल सकते हो? मौखिक सोचो, मौखिक, मौखिक। आई बराबर
V बाय R 15/3 5 एम्पियर। यहां बताओ I बराबर V बाय R कितना कितना 15/6 बोले तो 6 दूना 2.5 पक्का। ये 2.5 ये 5 और 2.5 7.5 देख लो। क्या बात समझ में आ रही है क्या? घर पर इन्हें बिना देख के फिर करें। ईएलपी के सवाल हैं खूब सारे इस तरह के, घर बैठ के आइसोलेट ईएलपी करें। संडे आ रहा है, ईएलपी नंबर 1 से 6 रिवाइज करिए। सारे सवाल मत करिए, अभी आपने लेटेस्ट करिए, आपको पता है कौन कौन से फंसने वाले थे, उनको मार्क करके रखिए। ये तरीका है कि जनवरी फरवरी में मैं फास्ट रिवीजन कैसे करूंगा। तो अभी सारी सवाल फरवरी में थोड़ी ना करने के हैं, अभी करके रखो। या 6 ईएलपी संडे को है, वो सवाल करूंगा जो फंस रहे हैं, जो दिखने में कठिन लगते हैं। भैया लगातार एफर्ट मारनी पड़ती है, लगातार, तब जाके काम होता है। ऐसा नहीं होता 4 दिन पढ़ लिए सर अब थक गया 2 दिन आराम चाहिए, नहीं चलेगा ना ऐसा। यहाँ तो लगातार मेहनत चाहिए। इसलिए बताइए क्या 7.5 एम्पियर आ गई। अब आपसे पूछा है 4 ओम में वोल्टेज बताइए, 4 ओम पर वोल्टेज बताइए कितना। V बराबर IR, I कितना 7.5, R 4 कितना 30 वोल्ट। क्या बात सही है क्या? और करके देख लो, सब चमकेगा धीरे धीरे, टेंशन मत लो, सब अपने आप आता है समय के साथ। सब्र चाहिए इसमें 10 सवालों का। अगला लिखिए, इन द गिवन सिचुएशन, इन द गिवन सिचुएशन calculate the reading of voltmeter ये एक आईआईटी का क्वेश्चन है, मैं बना रहा हूं। रीडिंग ऑफ वोल्टमीटर, 3 बार वोल्टमीटर की रीडिंग निकालनी है। व्हेन S1 इज क्लोज तब बताइए, व्हेन S2 इज क्लोज। पर बहुत अच्छा सवाल है, थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग जरूर है, पर इतना बड़ा सवाल करने पर सारे कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी आती है नेक्स्ट लेवल पर। पूरा क्वेश्चन नहीं आएगा मुझे भी पता है, पर इसका कोई भी एक पार्ट भी अकेला आ सकता है, इतना अच्छा सवाल है। 15 मिनट आपके खर्च जरूर करेगा ये, पर एट द एंड आपको लगेगा कि यार मैंने सीखा है। और फिर इसी के जैसा एक नीट का क्वेश्चन बताऊंगा आपको। पहली बात तो क्या, इतना डरावना देखते ही करने का मन ही नहीं करता। पहला तो साइकोलॉजिकली लगता है अरे यार आगे चलते हैं बाद में देखेंगे, पर ठीक है, करेंगे सीखेंगे डर हटेगा। ऐसे ही पढ़ा जाता है, ऐसे ही धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बिल्ड होता जाता है। अलग अलग तरह की लैंग्वेज पढ़ते हैं, सवालों की डायग्राम देखते हैं, डर हटता है। अब प्रश्न क्या है ये बताओ। जब S1 को क्लोज किया तो तुरंत छोटा सा सवाल बना दो ना। ये 3 सवाल हैं प्यारे, 3, मजा आएगा तुझे। देख S1 को क्लोज किया तो नीचे वाला 6R बेकार है, क्यों? क्योंकि S2 तो ओपन है, यहां वोल्ट मीटर लगा दे। अब सर मैं वोल्ट मीटर देख के मेरी थोड़ी सी हालत खराब हो रही है। अरे कुछ नहीं होता यार, वोल्ट मीटर पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता है। बोले तो 3R के अक्रॉस जो वोल्टेज आएगा वही वोल्ट मीटर की रीडिंग होगी। काहे परेशान हो रहा है? तो S1 को क्लोज कर दिया, ये नई फोटो आ गई। सोच S2 को बंद करेगा तो कौन सा काम करेगा बता?
कौन सा काम करेगा? 6R, H2 को बंद कर दिया, ये देख। ये 3 प्रश्न मान तो इसको, तो तुझे मजा आ जाएंगे। और जब दोनों को बंद कर दिया तो दोनों काम करेंगे। अब ये वोल्टेज डिवीजन टेक्निक को समझने का द बेस्ट सॉल्यूशन है। ये देख 3 केस, ये केस 1, ये केस 2 और ये केस 3, जब बोथ क्लोज। आराम से देखिए। तीन प्रश्न है, इतना बड़ा नहीं आता है, आईआईटी में आया हुआ प्रश्न है। मुझे कराने के पीछे मेरा लालच ये है कि मैं वोल्टेज डिवीजन टेक्निक को इस सवाल में 3 बार समझा दूंगा आपको। बना ले। बढ़ू? चलो फिर वही, पहले 2 मिनट बना लो तीनों डायग्राम आराम से तसल्ली से। कल एक जना कोई एनसीईआरटी लिया ना नई, है ना, ताकि होमवर्क दे सके। सैटरडे है कल, फ्राइडे है? सैटरडे है ना, ठीक है। तो कल होमवर्क दे देंगे, संडे मिल जाएगा आपको करने के लिए। चलो अब बोर्ड पे देखो भैया, अपने तो 5 मिनट इसको ही जूम करके देख ले। अपने तो ये सेट होना चाहिए, पेन पेंसिल छोड़ दे और थोड़ा सा इसको दिमाग में बोल, क्या है ये? 2 रेजिस्टेंस सीरीज में लगे हुए हैं। कोशिश करिए, बोलकर याद करोगे ना तो दिमाग में इंप्रेस होगा। 2 रेजिस्टेंस सीरीज में लगे हुए हैं, R1 R2, सीरीज में करंट सेम होती है, तो करंट डिवीजन टेक्निक नहीं लगेगी, वोल्टेज डिवीजन टेक्निक लगेगी। बातों को समझिए कि अच्छा हाँ यार, इतना कॉमन सेंस बिल्ड करिए धीरे धीरे। ऐसा कुछ नहीं है कि सर मैंने पुराने में पढ़ाई नहीं करी अब नहीं कर सकता, ये सब बेकार की बातें। जब ठान लेंगे तब सही होने लग जाता है। सीरीज कॉम्बिनेशन है, करंट सेम रहेगी, वोल्टेज बटेगा, दैट्स वाई इसे कहा जाता है वोल्टेज डिवीजन टेक्निक। बात नंबर 1। फिर कैसे बढ़ता है वोल्टेज, मैं किस शब्दों में बोल रहा हूं वैसा आप बोलिए। मुझे R1 के अक्रॉस वोल्टेज चाहिए, अच्छे शब्द बोले। R1 में वोल्टेज चाहिए, R1 में वोल्टेज, R1 की वोल्टेज ना, R1 के अक्रॉस वोल्टेज। अच्छे शब्दों का भी मतलब है, सिर्फ प्रश्न हल करना टारगेट नहीं है। फिजिक्स के सही शब्द बोलने आने चाहिए। वोल्टेज हमेशा अक्रॉस होता है, अक्रॉस मतलब किनारों के, टर्मिनल के अक्रॉस। तो मुझे R1 के अक्रॉस वोल्टेज चाहिए, तो तरीका क्या कहता है, जिस पर वोल्टेज चाहिए वो रेजिस्टेंस कहां, ऊपर, अपॉन दोनों का सम इनटू कुल वोल्टेज। इतना तसल्ली से फिर नहीं समझा पाऊंगा क्योंकि धीरे धीरे आगे भी तो बढ़ना है, एक ही जगह थोड़ी ना चिपक के बैठ सकते हैं। तो आप इस बात को समझिए कि 2 बार तसल्ली से समझा दिया, अब बार बार इतना समय नहीं है, सिलेबस भी तो पूरा करना है भाई। तो आपको भी घर पे लगातार पढ़ना है कि हाँ सर ने एक बार समझा दिया, सीरीज है, कैसे वोल्टेज बढ़ता है, वोल्टेज डिवीजन टेक्निक, R1 के अक्रॉस वोल्टेज जिस पर चाहिए वो अपॉन दोनों का सम इनटू कुल। तीसरी बात, सर ने जो टेक्निक बताई है वो तभी लग सकती है जब कितने रेजिस्टेंस हो, अगर सर 3 आ जाए, 5 आ जाए, 6 आ जाए, तो कुछ ऐसा जुगाड़ करो कि वो फाइनली किस में दिखने लग जाए, 2 में। ये बात भी समझिए कि सर ने जो टेक्निक बताई है वो 2 रेजिस्टेंस के लिए वैलिड है, तो कुछ ऐसा जुगाड़ करिए कि अंत में दिखने कितने चाहिए। बोल, क्या दिमाग में छप रहा है क्या? अब हो गया सवाल, देख। सर आपको कैसे पता चला वोल्टेज डिवीजन लगानी है?
बहुत तरह के सवाल आते हैं मन में यार, करें क्या? आप बताते जाओगे मैं खुश होता जाऊंगा। आपको कैसे पता चला वोल्टेज मापना है? क्योंकि इसने वोल्ट मीटर की रीडिंग पूछी है। ये वोल्ट मीटर कौन सा वोल्टेज पढ़ रहा है, तेरा मेरा या 3R के अक्रॉस? इसका मतलब मुझे 3R के अक्रॉस क्या चाहिए, वोल्टेज। कितना रुपया है ये, V। V रुपये को बांटो, बोलो 3R के अक्रॉस, करो कोशिश। 3R के अक्रॉस बोलो 3R अपॉन दोनों का सम 4R इंटू, खत्म। V1 कम्स आउट टू बी 3V बाय, ये V1 की रीडिंग आ गई। अब सर आर पे क्यों नहीं निकाल रहे हो, काहे टाइम पास करें, हमें तो वोल्ट मीटर की रीडिंग चाहिए। तो वोल्ट मीटर 3R पड़ेगा या आर पड़ेगा, 3R पड़ेगा। चलो सर इसमें बताओ, चल खुद बता। 6R के अक्रॉस, सर मैं करूं क्या, हाँ करना। सर मैं करूं क्या, हाँ करना बेटा। 6R ऊपर बटे दोनों का सम इंटू, तो कितना आ गया 6V बाय 7, ये V2 आ गया। अब V3 चाहिए जब दोनों बंद हो। अब गाड़ी अटक गई, अब गाड़ी अटक गई, क्योंकि सर आपने जो टेक्निक बताई है वो तो दो ही रेजिस्टेंस में लागू होगी, यहां तो तीन है। तो क्या करो, इन दो की जगह एक लगा दो, 3R पैरेलल में है 6। क्या मस्त तरीका है, देखो कितना सुंदर लिखा है, 3R पैरेलल में है 6R के, इनकी जगह R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। आप भी सीख जाओगे करोगे तो, मौखिक करो, 6 तिया 18 और नीचे 9, 18 बटे 9 2, तो ये R और ये 2R, ये 2R। बता नीचे वोल्टेज V, ये वोल्ट मीटर रीडिंग बता किस पे चाहिए, 2R पे। तो 2R के अक्रॉस बता, 2R के अक्रॉस बोलो 2R बटे 3R इंटू, तो आंसर 2V बाय 3। अगला जो स्टेप लिखूंगा वो थोड़ा सा जबरदस्त है, साथ दीजिएगा। यहां वोल्टेज आया 2V बाय 3, मजे की बात है इस 2R के अंदर ये दोनों छुपे हुए हैं, तो यहां भी 2V बाय 3 और यहां भी, क्योंकि आप पूछ सकते हो ये वोल्टमीटर सर क्या पढ़ रहा है, 3 पे पढ़ रहा है या 6 पे। भाई 3 और R दोनों पैरेलल में है, चाहे 3 पे पढ़े चाहे 6 पे पढ़े, दोनों पे वोल्टेज सेम है। आ गया प्रश्न, सर ये किसको पढ़ रहा है सर, इसको या इसको? बेटा दोनों पैरेलल में है, दोनों पे वोल्टेज सेम है, तो उसकी रीडिंग 2V बाई 3 ही होगी। बेस्ट क्वेश्चन है ये, अगर आपने इसको अच्छे से किया इतना बड़ा प्रश्न नहीं आएगा, मुझे एकदम फंडामेंटल क्लैरिटी है, पर इतना सोचने से वोल्टेज डिवीजन एकदम तगड़ा तैयार हो जाता है। अब बताइए V1 कितना आया, 3B बाय 4 बोले तो 0.75V। V2 कितना आया 6V बाय 7, 7 पंजे 35, 7 8 जा 8 जा ही जाएगा। और V3 कितना आया 2B बाय 3 बोले तो 0.67, तो सबसे बड़ा कौन हुआ, सबसे बड़ा V2, फिर V1, फिर देखिए कुछ जूम करूं या दिख रहा है सभी को, कर लेंगे क्या, देख लो पहले आप सोच सोच के खुद करो, फिर मैं तीनों को जूम करके दिखा दूंगा इंडिविजुअल। इस सवाल को स्टार लगाइए, नॉट फॉर नीट, ये रिवीजन करने लायक सवाल है, जिसको बार बार करने से चीजें फंडामेंटल लेवल पे क्लियर होती हैं, फंडामेंटल खेलना चाहिए। हाँ भैया, नहीं नहीं वापस बोलिए। वोल्ट मीटर की रीडिंग V कहां गिवन है, ये तो वोल्ट मीटर का सिंबल है V, ये और ये नीचे बैटरी का वोल्टेज है V। हमें क्या पूछा है कि जब S1 बंद हो तो उस समय जो वोल्ट मीटर की रीडिंग है उसको V1 बोला गया है, जब S2 बंद कर दिया अब इस रीडिंग को V2 बोला गया है। क्वेश्चन हमने क्या लिखा है,
यहां वी नहीं लिखा, यहां वी लिख देता, ठीक है। अब सही समझ में आ गया, अब सही कर ले। एक बार और बताता हूं, स्टार लगा लो, इसको घर जाके करो, एकदम सेट करो कि घर पर 1 घंटा करंट पड़नी है। मैं आपको फिर बताऊं, लास्ट मोमेंट पर एकदम तैयार नहीं होगा ना, वन शॉट देख के तैयार होगा, ये फिक्स है। वन शॉट फरवरी मार्च में काम करते हैं, इफेक्टिव काम करते हैं, पर उन्हीं के लिए करते हैं जिन्होंने साल भर एक बार तो सिलेबस ठीक ठाक तरीके से कर रखा हो। आप सीधा सोचो कि मैं वन शॉट देखूंगा और चैप्टर तैयार हो जाएगा। आप देख लीजिए मैग्नेटिक इफेक्ट का लास्ट ईयर का, 3 घंटे मैंने करा दिया है पूरा, 2-3 घंटे में। पर वो आपको तभी पल्ले पड़ेगा जब एक बार आपने पूरे 20 लेक्चर सुन रखे हैं। नहीं तो ऐसा थोड़ी होगा, अगर उसी से काम चल जाता तो भाई वही पढ़ा देते ना 15 दिन में फ्री। आप समझो ना बात को, इस बात को थोड़ा टेक्निकली समझो। ऐसा नहीं है कि पूरा वो 100% तैयार हो जाता है उससे, वो तभी काम करता है, वो रिफ्रेशिंग है कि अगर आपने एक बार पढ़ रखा है, अब जो अपने करंट मुझसे पूरा पढ़ लिया हमने 22 लेक्चर, हाँ अब मैं इसको पैकअप कर सकता हूँ 3 घंटे के अंदर। 3 घंटे में सारी वो बातें बता दूंगा आपको एक किसी दिन कि जो अपन ने 22 लेक्चर में पढ़ी। पर एक बार अपन को पूरा सिस्टमेटिक करना जरूरी है। भैया कुछ पूछ रहे हैं लगातार, हाँ भैया थोड़ा और धीरे बोल, अभी पास वाला सुन पा रहा है, इतना धीरे बोल के पास वाले को भी पता ना चले। गुप्ता सर तो बहुत दूर की बात है। अरे बोलने दो, हाँ 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 सही है, पर वो तो छोटा बड़ा पता चलेगा, वैल्यू कैसे पता चलेगी। सही है, बढ़े क्या आगे, चलो अच्छा सवाल है, काम का है, ठीक है। एक और लिखिए, लास्ट क्वेश्चन फिर आगे बढ़ते हैं। इन द गिवन सिचुएशन, इन द गिवन सिचुएशन calculate the calculate the reading of voltmeter, reading of voltmeter। चलो एक ही सवाल है, अलग अलग तरीके से इसको ड्रॉ किया है ताकि आपके दिमाग सेट हो, क्योंकि पता है ये सबसे फेमस है। हमने दिमाग में हमेशा ऐसे ही डायग्राम बनाया है, यही आता है तब हमें मस्त फील आता है, पर ये और ये डायग्राम सेम ही है। आपको ऐसा लगता है अरे यार कुछ अलग हो गया है, ये सब सेम डायग्राम है, पर क्या है, दिमाग में यही सेट होता है, किताबों में, नोट्स में, क्लासरूम में टीचर पढ़ाता है, यही बनाता है बार बार, तो आपको इसकी आदत पड़ जाती है कि अच्छा यार ऐसा होता है। मजे की बात है ये भी वही है, पर ये अटपटा लगता है। तो ये साइकोलॉजिकल बैरियर होते हैं कि हम वही वही डायग्राम देखते हैं तो हमें उसके लिए कंफर्ट फील आ जाता है, पर ये तीनों चित्र एक ही हैं। हमें ये भी डर हटाना है आपका कि सर्किट कैसा भी बना हुआ आ सकता है भाई, तो तुझे अपने फंडामेंटल पर स्ट्रांग रहना है कि अच्छा ये तीनों सीरीज में ही तो हैं, तीनों एक जैसे ही चित्र हैं, तीनों का एक ही आंसर है, और तीनों में पेन भी नहीं चलाना, पेन भी नहीं चलाना, ये मजे की बात है। तीनों बना लो आजू बाजू,
तीनों बना लो आजू बाजू। बोलिए। हाँ जी, आंसर 1 वोल्ट। 1 वोल्ट। देखो क्या मतलब है, पहले बताओ सर ये दोनों सेम कैसे हैं? भाई बिल्कुल बेसिक से कर, आपसी गप्पों से अच्छा है फिजिक्स देख। यहां बैटरी से करंट निकली, ये करंट यहां गई, ये करंट यहां गई, जो करंट यहां जाएगी वो इसमें भी तो जाएगी। अब फिर मन आता है, आशीष सर करंट यहाँ के रुकती होगी ना? हाँ सर, दो हिस्से हैं ना? हाँ। वोल्ट मीटर में नहीं जाती, क्योंकि आइडियल वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होता है। मन में अलग अलग तरह की बातें आती हैं, जवाब मिलता जाता है, सब्जेक्ट पे पकड़ बढ़ती जाती है कि अच्छा सर यहां से जो करंट आई वो यहां के रुकी, बिल्कुल रुकी। दो रास्ते हैं, बिल्कुल है, क्यों ऊपर क्यों नहीं जाती? क्योंकि ये आइडियल वोल्ट मीटर है, आइडियल वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होती है, तो सारी करंट किसमें से निकलेगी? 1 ओम से। ऊपर जाना पसंद नहीं करेगी। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो ये चित्र और ये चित्र सेम ही तो हो गया, दोनों में सीरीज ही है। अब अब आप सोल्व कर रहे हो, पहले मैं रेजिस्टेंस निकाल लूं, फिर करंट निकाल लूं, फिर वोल्टेज निकाल लूं। क्यों निकालना? ये 2 वोल्ट के ही तो बंटवारे होंगे। ये पिताजी, ये दो बच्चे, दोनों बच्चे बिल्कुल पढ़ाई में अच्छे हैं, सब कुछ बढ़िया है। तो पिताजी कह रहे हैं भैया मेरी जायदाद दोनों बच्चों में बराबर बांटूंगा। भाई कोई नालायक निकलता, कोई अच्छा निकलता तो मैं सोचता दोनों बच्चे बराबर हैं, दोनों ने पढ़ाई अच्छे से करी है, माता पिता की सेवा कर रहे हैं। पिताजी कह रहे हैं भैया आधा आधा बटेगा पैसा। सर कम ज्यादा होता, जैसे मैं घर में नालायक हूं सर, तो मेरे पिताजी तो कह रहे हैं मैं तो तुझे कम दूंगा, तो फिर मेरे हिस्से में कैसे निकालूंगा? वो भी निकाल सकता है, कैसे? अभी बताया था, 1 ओम के क्रॉस चाहिए तो 1 अपॉन दोनों का सम इनटू, घर पे बैठ के आज निकाल लेना कितना मिलेगा। अपना पोर्शन कहां रखना? ऊपर। तो पिताजी से आमने सामने बात करने का मजा भी आएगा कि सर मेरा हिस्सा इतना है, ये देख 1 अपॉन टोटल सम इनटू फुल वोल्टेज। देख यहां से भी कितना आ रहा है? 1 वोल्ट। अब तुझे ये समझ में आना चाहिए। अब तुझे लग रहा है सर क्या ही लिख रहे हैं, सर ने 1 2 लिखा, मैं 3 भी लिखूंगा, 4 भी तो आता है, 5 भी आएगा। फिर क्यों सर 1 2 क्या लिख रहे हैं? तो तुझे यूं भावनात्मक समझ में आनी चाहिए बातें कि गुप्ता जी ने क्या लिख दिया। 1 पे चाहिए तो 1 अपॉन दोनों का सम इनटू टोटल। और इतना भी क्यों कर रहे हो? 2 वोल्ट बराबर बच्चों में बटेगा, आंसर बराबर बराबर आएगा। अब बता वोल्ट मीटर कितना पड़ेगा? वोल्ट मीटर कितना पड़ेगा? 1 वोल्ट। तो आंसर आ गया, रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर in all the 3 cases is 1 वोल्ट। तीनों ही प्रश्न में उत्तर 1 वोल्ट है, तीनों ही चित्रों का आंसर 1 वोल्ट है। बताओ क्या क्लैरिटी आ रही है? अब यही होमवर्क लिखो कि यार इतना सोचने के बाद आज मुझे ईएलपी नंबर 6 निपटानी है पूरी। ईएलपी नंबर 6 का एक एक सवाल मुझे खुद करना है। अटकेंगे स्वाभाविक है, अटेम्प्ट इंपॉर्टेंट है, अटेम्प्ट। क्या आगे बढ़े? चलिए साहब चलिए, क्लास नोट्स में आगे बढ़ते हैं। हैंग डालिए, हैंग डालिए, किरचॉफ लॉ। मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, चैप्टर का 50% वेटेज यहीं से सॉल्व होता है। किरचॉफ लॉ 50% चैप्टर यहीं फंसा हुआ है, जो अगले 3 साढ़े 3 लेक्चर में किरचॉफ लॉ, इसकी वैरायटी, यहीं से व्हीट स्टोन ब्रिज सब सॉल्व होता है। मान के चलिए सवाल यहां से
आना ही आना है। तो बहुत ध्यान से पढ़िएगा, और ऐसा कुछ कठिन भी नहीं है कि मतलब बहुत परेशानी आए, आराम से तैयार होता है। चलो, होमवर्क लिख लिया ईएलपी नंबर 6। अब आधे घंटे किरचॉफ के बेसिक पढ़िए, फिर शनिवार सोमवार को क्लास आएगी, केवल इसके क्या चलेंगे, न्यूमेरिकल ही न्यूमेरिकल, बहुत सारे। ये होते ही फिर चैप्टर एकदम लास्ट स्टेज पर है। इसके बाद केवल एक टॉपिक बचेगा, पावर, क्योंकि पोटेंशियोमीटर हट चुका है। किरचॉफ लॉ होते ही उसी के अंदर मीटर ब्रिज और व्हीटस्टोन आ जाएंगे। फिर एक ही आर्टिकल बचेगा, पावर। कलर कोडिंग वैसे हट गया है, पर 15 मिनट कलर कोडिंग सीख लीजिएगा, क्योंकि बहुत ज्यादा उसमें रॉकेट साइंस नहीं है। तो छोटे से टॉपिक पे अपन विचार करें, आएगा नहीं आएगा, पढ़े नहीं पढ़े, 15 मिनट में तो तैयार ही हो जाता है। तो सबसे अंत में पढ़ाऊंगा कलर कोडिंग। पोटेंशियोमीटर तो बिल्कुल ही क्रॉस लग चुका है, कहीं किसी तरह का कोई सवाल नहीं आया उसका। लिखिए किरचॉफ लॉ, किरचॉफ फर्स्ट लॉ, पहले लिखिए फर्स्ट लॉ। इसका दूसरा नाम है किरचॉफ करंट लॉ, और इसका तीसरा नाम है शॉर्ट फॉर्म में KCL, किरचॉफ करंट लॉ, KCL, KCL। तो पहला लिखिएगा, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, स्टेटमेंट भी काम का है। स्टेटमेंट लिखें, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, कॉमा, द एल्जेब्रिक, एल्जेब्रिक, ALGE, algebraic sum of, algebraic sum of electric current, electric current at a particular junction, at a particular junction is always zero, is always zero, always zero, that is the incoming current, incoming current is always equal to, is always equal to the outgoing current। तो कोई बहुत बड़ा रॉकेट नहीं है, छोटी सी बात है जो अपन को आनी चाहिए, आती भी है इनफैक्ट, ऐसा नहीं है कि नहीं पढ़ी हुई है। वो कह रहा है ये जंक्शन है, जंक्शन का मतलब है जहां बहुत सारे वायर्स ज्वाइन हो रहे हैं। यहां से करंट आ रही है I1, यहां से आ रही है I2, यहां से आ रही है I3, और ये मिलकर यहां जा रही है। आप बताइए इस जंक्शन पे इनकमिंग कितना है, इनकमिंग I1 प्लस I2 प्लस I3, और आउटगोइंग I। यही लॉ कहता है। और क्यों सर, बराबर क्यों होता है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कोई भी जंक्शन ना तो चार्ज पैदा कर सकता है, ना चार्ज को नष्ट कर सकता है। तो ये भी पूछा गया किरचॉफ फर्स्ट लॉ किस पर बेस्ड है, आंसर है इट इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो चित्र बना लीजिए और इस बात को भी लिखिए, जो फर्स्ट लॉ है, जो फर्स्ट लॉ है, it is based on, it is based on law of conservation of charge। जी मेन वाला देना है। एक इस पे क्वेश्चन लिखिए,
आगे बराबर आ गए क्या? चलिए, एक बहुत ही फेमस सवाल है, इस पर काफी बार पूछा गया, अभी लेटेस्ट जेईई मेन में भी आया है। लिखिए, आगे बराबर आ गए सब? लिखें, पहला प्रश्न लिखें, कैलकुलेट द current through 20 ohm resistance 20 ohm resistance in the given situation. 20 ohm resistance in the given situation. ये बहुत फेमस प्रश्न आपको हर जगह दिखेगा, अलग अलग तरीके से दिखता है, तो हो सकता है वो आप पहचान नहीं पाए, पर सवाल तरीका सॉल्व करने का एक जैसा है। मैं आपको कुछ डायग्राम भी बना के दिखाऊंगा और इसकी अप्रोच समझिए, सबसे इंपॉर्टेंट है अप्रोच। कहीं ऐसा बना होता है, कहीं यही सवाल इसको ऐसा बना देते हैं, सेम सवाल है, कहीं जगह ऐसा बन जाता है। तीनों एक ही सवाल है, बस आपको पहचान आनी चाहिए कि यार हाँ, एक ही बात है, बस डायग्राम को बनाने का अंदाज बदल दिया है। तीनों बना के रखिए ताकि जब बाद में देखें तो एक नजर में समझ जाएं कि इस सवाल का तरीका क्या है। और लगातार पढ़ाई करिए, देखिए तरीका वही है, प्रश्न करते जाएंगे, अलग अलग वैरायटी के। एनसीईआरटी दूं, एनसीईआरटी को सीरियसली अटेम्प्ट करो, एक एक सवाल की लैंग्वेज को अच्छे से देखो। बनेंगे नहीं बनेंगे वो सब दूसरी बातें हैं भाई, उसके लिए तो मैं बैठा हूं ना, मैं बताऊंगा। अपना काम है कि एक बार उसको यार देख के तो आए, उसकी लैंग्वेज क्या है। एनसीईआरटी का जो डर है वो तो हटाएं। ये तीनों एक ही प्रश्न है, एक ही वैरायटी से करेंगे, सिर्फ बनाने का ढंग अलग अलग है। चले करूं सॉल्व, बना ले तसल्ली से। आओ, क्या आप सवाल से समझ रहे हो? वैसे तो तीनों एक ही हैं, आपको दिख रहा होगा, इसको ऐसे फैला दूंगा तो ये बन जाएगा, एक ही चित्र है। पहले आप समझो क्या हो रहा होगा, सिर्फ सॉल्यूशन मत छापो, पहले अपन यूं बात कर लेते हैं कि आशीष सर ना मैं ये सोच रहा हूं, वो इंपॉर्टेंट है। बाद में बना लीजिएगा, एक बार रिलैक्स रहिए, बोर्ड पे देखिए, अच्छी सोच रखिए, पॉजिटिव रहिए, बात बनेगी। देखो ये 30 है, वो 12 है, 2 है, क्या होगा बताइए? करंट फ्लो करेगी। करंट फ्लो करती कहां से है? हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल, ये बात तय है। सबसे बड़ा 30 दिख रहा है, तो अब ये बात तो तुझे समझ में आ गई, यहां से करंट चलेगी, फिर यहां के रुक जाएगी, ऊपर I1, नीचे I2। बताइए चमका तेरे। फिर तुझे पता चला यार इस पे अगर मैं जंक्शन लॉ लगाऊं तो आने वाली करंट है I, और यही तो दो पार्ट में डिवाइड हो रही है, देख लो। ये जंक्शन लॉ लग गया, फर्स्ट लॉ लग भी गया, बातों बातों में ही, ये फर्स्ट लॉ ही तो है। इनकमिंग I, आउटगोइंग I1 और I2, फर्स्ट लॉ लग भी गया। देखिए आप, अब I होता क्या है वो याद कर। अरे सर I तो मुझे पता है ना सर, इतना भी नहीं बताऊंगा कि 8 लेक्चर हो गए सर।
अच्छा ही नहीं लगता सर, नहीं बता पाऊँ तो। आई बराबर वी बाय आर, पर बेटा वो वी नहीं होता, तो गुप्ता सर वो क्या होता है? डेल्टा वी होता है। क्या होता है? मतलब यहां मैंने पोटेंशियल अपने मन से मान लिया कितना, एक्स। अब आई लिखने की कोशिश कर मन ही मन, आई ये रहा देख, डेल्टा वी बाय, डेल्टा वी बोले तो पोटेंशियल डिफरेंस। बता 30 बड़ा या एक्स बड़ा? क्योंकि करंट ऐसे जा रही है, तो बता क्या लिखूंगा, 30 माइनस एक्स बटे आर 10। अब पहले क्या होना चाहिए, तुझे इसकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। आई बराबर डेल्टा वी बाय आर, आई बराबर डेल्टा वी बाय आर, आई बराबर डेल्टा वी बाय आर। ओम्स लॉ है, तुझे ऐसा याद नहीं हो रहा, तू ऐसा याद कर, वी बराबर आई आर, वी बराबर आई आर, वी बराबर, और वो वी नहीं है, वो कौन है, डेल्टा वी है। तो आई बराबर डेल्टा वी बाय आर, करंट चाहिए पोटेंशियल डिफरेंस बटे रेजिस्टेंस, करंट चाहिए पोटेंशियल डिफरेंस बटे रेजिस्टेंस। ये क्या करते हो आप, 1 मिनट में आपने 6 बार लिख दिया। मैं तो देखकर ही परेशान हो रहा हूं, लिख तो मैं कभी सकता नहीं, इस जीवन में तो नहीं लिख पाऊंगा मैं 6 बार। देखो आप खटाखट एक बार 1 मिनट के अंदर 7 बार लिख दिया, क्योंकि मुझे पता है ना ये बार बार आएगा, और तू बार बार यही कहेगा है ये क्या लिख दिया। मुझे पता है ना, मैं तो सालों से मेरा काम यही है, सुबह 6:45 से पढ़ाना शुरू करता हूँ, रात को कल 10:30-11 बजे तक खत्म किया, कानेमेटिक्स पढ़ा रहा हूँ अभी रात को यूट्यूब पर। तो दिन भर यही काम किया है, और ऐसा पिछले 20 साल से कर रहा हूँ। तो मुझे तो यूं, बच्चा पहला स्टेप लिखता है ना सवाल का, उससे पता चल जाता है कि वो सवाल कर भी पाएगा या नहीं कर पाएगा, कि उसने सवाल पढ़कर लिखा क्या है, पहला स्टेप गिवन लिखा है, या करंट को आई लिखा है, या CURRENT लिखा है, उससे पता चल जाता है कर भी पाएगा नहीं कर पाएगा। फॉर्मूला लिखने के स्टाइल से पता चल जाता है आगे बढ़ भी पाएगा कि यहीं सरेंडर कर देगा। तो भैया हमने तो इसको जिया है ना यार, 20 साल से इंडस्ट्री में पढ़ा रहे हैं, तो हमें तो पता है बच्चे की सोच क्या है, दिसंबर जनवरी में आके क्या दिक्कतें आएंगी, मार्च अप्रैल में क्या परेशानियां होती हैं, किस तरह से सिलेबस रिवाइज करना होता है। काम यही किया, कोई नौकरी नहीं करी ना भाई। जैसे अपने पिताजी तो स्कूल में टीचर होंगे, पुलिस में होंगे, कहीं दूसरे डिपार्टमेंट में होंगे, कहीं नौकरी करते हैं। अपन तो नौकरी नहीं है भाई अपने पास, तो दिन भर पढ़ाना है, चल एसएचएम पढ़ ले, चल कानेमेटिक्स पढ़ ले, ले चल ऑप्टिक्स आ जा, चल मॉडर्न आ जा, रात को यूट्यूब पे कानेमेटिक्स आ जा, दिन भर यही काम है। तो अपन को पता होना चाहिए ओम्स लॉ, V बराबर, तो I बराबर डेल्टा V बाय, अब देख डेल्टा V बाय आर बोले तो पोटेंशियल डिफरेंस, देख डेल्टा V बाय, अब तुझे I1 सोचना, I1 इधर कितना, X इधर, तो बड़ा कौन, इस बार x बड़ा है क्योंकि करंट x से जा रही है, तो क्या लिखेगा, x माइनस 12 बटे 20, प्लस I2 बोल, x माइनस 2 बटे 20। नहीं आ पा रहा, हो गया सॉल्व, सॉल्व कर ले, एलसीएम ले ले, x आ जाएगा, x आ गया तो किसी भी ब्रांच की करंट अपन निकाल सकते हैं, किसी भी ब्रांच की निकाल लो, सॉल्व करो, स्टार लगाओ, फेमस प्रश्न है ये, दिखता ही दिखता है, ओरिजिनल एससी वर्मा का क्वेश्चन है, उसके बाद नीट में आया, जेई मेन में आया, अभी लेटेस्ट 2024 में अपने उसमें दे रखा है असाइनमेंट में। सर्किट कंप्लीट नहीं है पर हर बिंदु का पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा है, इसका मतलब उस पर्टिकुलर ब्रांच में क्या है, करंट है। सॉल्व कर लीजिए, हाँ थोड़ा जूम करूं, कोई तरीका बताओ, बिना पढ़े काम हो जाए, बिना पढ़े काम हो जाए। कोई तरीका बता दो।
क्या क्या अलग अलग तरह के फेज आते हैं, नंबर नहीं आ रहे मान लो, है ना, एक दो टेस्ट में नंबर नहीं आए या सवाल नहीं बन रहे, फिर दोस्त भी वैसे ही मिल जाता है साथ में भाई, तो फिर अलग अलग तरह के विचार आते हैं, फिर थोड़े सा अलग ही लेवल पे चले जाते हैं। अरे यार क्या ही लेकर आए थे, क्या ही लेके जाएं, क्या रखा इन नंबरों में, है ना, फिर अलग अलग ही दुनिया चली जाती है। पता है? दिमाग का माइंडसेट ही ऐसा होता है कि भाई साहब जिस दिशा में हम उसको सोचने के लिए कहते हैं वैसे चलने लगता है। दो तीन दोस्त मिल जाएं फिर तो भाई ऐसा लगता है अरे मैं पढ़ूंगा क्या, मैं नहीं पढ़ूंगा, खाली हाथ आए हैं, खाली हाथ जाएंगे, क्या है सब यहीं रह जाएगा, क्या करेंगे इस दुनिया में, है ना। तो फिर भाई 5-10 दिन ऐसे ही निकल जाते हैं, तो इन बातों में ना उलझे। चलिए अब सॉल्व करिए। 30-x/10, x-12/20, x-2/30, 0 0 0 काट दो, एलसीएम बोल 6, 6 आएगा क्या, 2 तिया 6, 3 दूना 6, और यहाँ 30-x/1 देख ले भाई, एक बार और बताऊं क्या, क्या क्लियर हो रहा है, ये देख ले, लिख मत, देख तो ले, आई बराबर डेल्टा वी बाय, लिख तो नहीं पाएगा मुझे पता है, क्योंकि इतनी बार लिख लेगा ना भाई तेरा अंधेरा दूर हो जाएगा, पर अपने तो फिजिक्स में अंधेरा कायम रहे, इतनी मेहनत कर लूंगा फिर तो सर मैं आर पार हो जाऊंगा। नहीं सर, अपने तो डर बना रहना चाहिए, इतनी कोई मेहनत करूंगा क्या सर मैं, आप तो रुकते ही नहीं हो, 7-7 बार बता देते हो, पर अपने आना चाहिए, आई बराबर डेल्टा वी बाय आर। चल सॉल्व कर, इसको यहां भेज दे, 6 तिया 18, 6x, 3x 36, 2x 4, बोल सही है क्या, तो 6 उधर जाएगा, 6 3 9 और 2 11x, 36 और 4 40, उधर जाएगा 220। देख वैल्यू कितनी बढ़िया सेट होती है, वैल्यू इतनी अच्छी सेट हो रही है कि पूरा पूरा सॉल्व होता है। 20 वोल्ट आ रहा है एक्स, वैल्यू इतनी बढ़िया सेट होती है। अभी एनसीईआरटी पे मैं यही काम कर रहा हूं, रोज जो चैप्टर में वैल्यूज हैं एनसीईआरटी की, उन वैल्यूज को ऐसे एडजस्ट कर रहे हैं ताकि पूरा पूरा सवाल सॉल्व हो जाए बिना कैलकुलेटर के। एनसीईआरटी में क्या वैल्यू बहुत अलग अलग होती है, 29 डिग्री दे रखा है, 53 डिग्री, 58 डिग्री, सॉल्व ही नहीं होता विदाउट कैलकुलेटर। तो लैंग्वेज तो वही रख रहा हूं और वैल्यू को ऐसा एडजस्ट कर रहा हूं ताकि वो पूरा पूरा 100% क्या हो जाए, सॉल्व। तो क्या होता है, क्वेश्चन बढ़िया लगता है। बताइए 20 वोल्ट आ गया, अब बताओ किसी भी ब्रांच में करंट निकाल सकते हो, किसमें पूछिए, 30 ओम, तो 30 ओम में बताओ I2, 20 में, 20 में, तो I1 बता क्या थी, x माइनस 12/20, x कितना आया 20, तो 20 माइनस 12/20, 8/20, 0.4। देख ले भाई, सवाल को स्टार लगा ले, सवाल को स्टार लगा के रख, बार बार कर, और तीनों चित्र बना लिए क्या, अलग अलग तरह में, अलग अलग सवाल में अलग अलग तरह के आएंगे डायग्राम। बोलो क्या किरचॉफ फर्स्ट लॉ ओके है, किरचॉफ फर्स्ट लॉ बोलो, द इनकमिंग करंट इज ऑलवेज इक्वल टू, कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस, किरचॉफ का फर्स्ट लॉ कौन से प्रिंसिपल पर बेस्ड है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या कहता है, ना तो चार्ज को पैदा किया जा सकता है ना नष्ट किया जा सकता है, जितना किसी जंक्शन पे चार्ज आएगा उतना ही जाएगा, दैट इज द इनकमिंग इज ऑलवेज इक्वल टू। इस सवाल को स्टार लगा के रखो, आगे आओ, हैंग डालो, किरचॉफ सेकंड लॉ, किरचॉफ सेकंड लॉ लिखो, लिखो, according to Kirchhoff's second law, according to Kirchhoff's second law,
comma the algebraic sum of EMF याद है? एल्जेब्रिक सम ऑफ EMF, अभी समझाऊंगा EMF क्या होता है. EMF and potential drop across the resistance in a closed loop मैं एक बार रिपीट कर रहा हूं, कोई अक्षर मिस हो गया हो तो. According to Kirchhoff's second law, the algebraic sum of EMF and potential drop across the resistance in a closed loop, underline कर लो, closed loop is always zero. फुल स्टॉप लगा के लाइन चेंज करके लिखो. This law is based on, राजा लाइन चेंज कर. This law is based on law of conservation of energy. This law is based on law of conservation of energy. ठीक है. अब इस लॉ को पढ़ने से पहले मुझे कुछ बातें सीखनी पड़ेंगी. तो लिखेंगे, पहले हम पढ़ेंगे सेल क्या होता है, ईएमएफ क्या होता है, इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है. पहले थोड़ा सा इसे पढ़ेंगे, सेल, ईएमएफ और इंटरनल रेजिस्टेंस. डायग्राम बना लीजिएगा. सेल, सभी लोग बैटरी जिसे हम बोलते हैं, मोबाइल में बैटरी, रिमोट कंट्रोल में बैटरी, सेंट्रल लॉक जो कार का होता है उसमें बैटरी, हर जगह बैटरी का यूज करते हैं. तो वास्तव में बैटरी करती क्या है, एनर्जी हमें आपको करंट दे रही है. तो कौन सी एनर्जी को बदल रही है, तो पहला है केमिकल एनर्जी को किसमें बदल रही है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी. तो पहला ये एक जनरल नॉलेज का सवाल 8वीं 9वीं 10वीं क्लास में पूछे जाने वाला कि सेल करता क्या है. सेल करता क्या है, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलता है. अब ये केमिकल एनर्जी आती कहां से, वो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में सर पढ़ाते ही हैं. रिएक्शंस होती हैं, केमिकल रिएक्शंस होती हैं, एक एनोड होता है, एक कैथोड होता है, एक इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, एक इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा. उसका भी एक ऑर्डर होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सीरीज होती है पूरी, कौन लूज करेगा कौन गेन करेगा. जो लूज करेगा वो प्लस बन जाएगा, जो गेन करेगा वो, तो इसका मतलब है एक बन जाएगा प्लस टर्मिनल और एक बन जाएगा माइनस. क्या बात समझ में आ रही है. वो केमिस्ट्री वाला पोर्शन में मैं नहीं जा रहा हूं, वो अपने सिलेबस में है भी नहीं, पर ये बातें आपको आना चाहिए. जो प्लस होता है उसको फिजिक्स में बोला जाता है हाई पोटेंशियल, जो माइनस होता है उसे बोला जाता है लो पोटेंशियल. ये जो बीच में मैंने भरा हुआ है पानी जैसा आपको दिख रहा है, ये पानी नहीं है, ये कहलाता है इलेक्ट्रोलाइट. क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइट. ये जो आपको दो डंडियां दिख रही हैं, ये डंडियां नहीं है, इनका नाम है इलेक्ट्रोड. ये पता होने चाहिए, टर्मिनोलॉजी पता होती है तो मजा आता है. काम नहीं आएगी वो अलग बात है, पर जब पढ़ ही रहे हो अगले 10 दिन तुम्हें सेल ही बोलना है, तो मुझे एक रफ स्ट्रक्चर आना तो चाहिए कि उसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट होता है, केमिकल रिएक्शंस होती हैं, केमिकल रिएक्शन से एनर्जी लिबरेट हो रही है, वो एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में हमें मिल रही है. प्राइमरी सेल होते हैं, सेकेंडरी सेल होते हैं. घड़ी का सेल तो एक बार डिस्चार्ज हो जाता है, उसको फेंक देते हो, जबकि मोबाइल की बैटरी रोज थोड़ी ना फेंकते हो, रोज उसको बार बार क्या करते हो, रिचार्ज करते हो. सेल भी रिचार्जेबल भी आते हैं, आपने देखा हो तो. घड़ी वाले जो सेल होते हैं सस्ते वाले, उसको हम फेंक देते हैं. तो प्राइमरी सेल भी होते हैं, सेकेंडरी सेल भी. ऐसे जनरल नॉलेज की बातें, कोई प्रश्न नहीं बनता, पर ये सब आना चाहिए. विज्ञान पढ़ रहे हैं तो इन चीजों में इंटरेस्ट होना चाहिए हल्का फुल्का. ठीक है साहब, ये हो गया, बहुत बढ़िया, अच्छा लगा, मजा आया. इलेक्ट्रोड दो होते हैं, एक कैथोड होता है और एक
एनोड होता है, ठीक है साहब, इलेक्ट्रोलाइट हो गया, सेल हो गया, एनर्जी हो गई, दो डंडे हो गए, हाई पोटेंशियल प्लस वाला होता है, लो पोटेंशियल माइनस वाला होता है, और इससे आपने एक बाहर बल्ब लगा दिया छोटा सा, ये बल्ब लगा दिया, रेजिस्टेंस देखिए, स्विच लगा दिया। अब मजे की बात देखिए, जो जबरदस्त बात है, जो हम लोग थोड़ा सा कम जानते हैं, ये ईएमएफ क्या है? ईएमएफ, इसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। पहली बात तो ये मिसनोमर है। मिसनोमर का मतलब ये गलत नाम है, कोई ये फोर्स नहीं है। अगर ये फोर्स होता तो इसकी यूनिट क्या होती? न्यूटन। वास्तव में ये कोई फोर्स नहीं है, ये एक तरह का वोल्टेज ही है। तो इसकी जो यूनिट होती है वो वोल्ट होती है। इसका जो सिंबल होता है, थोड़ा सा डिजाइनदार ई बनाइए, सिंपल ई मत बनाइए, थोड़ा सा हल्का सा डिजाइन, ई, ईएमएफ। मिसनोमर है, मिसनोमर का मतलब होता है जैसे गांव में नाम होता है सत्य प्रकाश, सबसे बड़ा झूठा वही है ना, बाबूजी ने रख दिया सत्य प्रकाश, है ना, तो इसी तरह के ये मिसनोमर होते हैं। मिसनोमर मतलब जिनका नाम और हरकतें मैच नहीं करती। तो है तो वो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ईएमएफ, पर वो किसी भी तरह का बल नहीं है। तो सर है क्या, हो क्या रहा है? आप बहुत ध्यान से सुनिए, आपको मजा आएगा। ये बातें जनरली कम बोली जाती हैं और बच्चा इसमें परेशान रहता है। मैं आपको बताता हूं, जैसे ही आप स्विच को बंद करोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से कहां होती है बताइए? हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल। ये हाई है किनारा और ये किनारा लो है। तो अगर मैं किसी एक पॉजिटिव चार्ज की बात करूं, तो पॉजिटिव चार्ज, सुनिएगा शब्द थोड़े कठिन है, पॉजिटिव चार्ज ए से बी फ्लो तो कर जाएगा, कौन फ्लो कराएगा उसको? इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड बल लगाएगी। पर जब ये पॉजिटिव चार्ज यहां आएगा, अब पता है इसको लो पोटेंशियल से कहां जाना है? हाई पोटेंशियल। मैं अपने शब्दों को फिर बोलता हूं, शब्द अच्छे हैं और बेहतर हैं। ये वाला पॉजिटिव चार्ज आउटर सर्किट में तो अपने आप फ्लो कर रहा है, कौन करा रहा है बताइए? इलेक्ट्रिक फील्ड। परंतु जब ये एक प्लेट से दूसरी प्लेट में जा रहा है, तो पता है इसको कहां जाना है? लो पोटेंशियल से। अब आपको क्या करना पड़ेगा? वर्क करना पड़ेगा। और ये वर्क कौन करेगा? बैटरी वर्क करती है। मैं अपने बात को फिर समझाता हूं। जैसे मैंने इस ग्लास को नीचे से ऊपर ले गया, तो मुझे वर्क करना पड़ा। परंतु जब ये मैं इसको छोड़ दूंगा, तो ग्रेविटी के कारण ये अपने आप कहां आएगा? नीचे। वापस समझिए, मैंने बॉल को उठाई, बॉल उठाकर और यहां ऊपर रखी, तो ये मुझे वर्क करना पड़ा। पर मैं यहां इसको छोड़ दूंगा तो अपने आप नीचे जाएगा। और सुनिए, पानी की मोटर, मोटर चलती है, बिजली का खर्चा आता है, क्योंकि मोटर पानी को नीचे वाले टैंक से ऊपर वाले टैंक पे पहुंचाती है। ये तो पानी की मोटर का खर्चा आ गया। पर जब हम नहाने जाते हैं, नल खोलते हैं, तो पानी अपने आप आता है। उस समय लाइट आ रही हो नहीं आ रही हो कोई मतलब नहीं है, क्योंकि पानी कहां से आ रहा है? ऊपर वाली टंकी से, हायर पोटेंशियल एनर्जी से अपने आप आता है। लाइट आ रही हो नहीं आ रही हो कोई दिक्कत नहीं है, पानी आएगा। तो बात को समझे, ऊपर से नीचे तो पानी अपने आप जा रहा है, इसके लिए आपको कोई वर्क करने की जरूरत। सेम मैं वही बोल रहा हूं, यहां हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल तो चार्ज जा रहा है ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड। मेहनत कहां करनी पड़ेगी? कहां करनी पड़ेगी? बैटरी के अंदर, क्योंकि सर्किट तो पूरा होगा तभी तो करंट फ्लो होगी। और अब इस चार्ज की हालत खराब है, क्योंकि इसको कहां जाना है? लोअर पोटेंशियल से। आपको ये कठिन लग रहा है? आप प्रकृति का कोई भी एग्जांपल लीजिए, जैसे पानी। पानी कहां से कहां बहता है? अपने आप ऊंचाई से नीचे की तरफ। और कठिन शब्दों में बोलो, हायर पोटेंशियल एनर्जी से।
mgh, जितना h ज्यादा होगा पोटेंशियल जितनी ज्यादा होगी, हायर से लोअर। परंतु लोअर से हायर ले जाना है तो पानी की मोटर लगानी पड़ेगी। क्या बात समझ में आ रहा है? वी हैव टू डू वर्क। उसी तरह कुर्सी को उठाकर आपने ऊपर रख दिया तो आपने वर्क करना पड़ा, पर अगर वहां से आप ऑब्जेक्ट छोड़ोगे तो ड्यू टू ग्रेविटी वो ऑब्जेक्ट अपने आप नीचे आएगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो मेहनत कहां करनी पड़ रही है? बैटरी के अंदर। और ये मेहनत कौन कर रहा है? कौन कर रहा है? सेल कर रहा है। इसलिए सेल धीरे धीरे क्या हो जाता है? डिस्चार्ज होता है, क्योंकि उसकी जो एनर्जी है वो खर्च हो रही है। और वो एनर्जी क्यों खर्च हो रही है? क्योंकि हर चक्कर के दौरान उस चार्ज को उठा उठाकर लोअर पोटेंशियल से कहां डालना है? हायर पोटेंशियल में डालना है। देन वी हैव टू डू वर्क। और ये वर्क कौन करेगा? सेल करेगा। जैसे पानी की मोटर है, आप तो मोटर चला के आ जाते हो, सर भर रही है सर, पिताजी वर्क कर रहे हैं, तब वो पैसा आता है तो बिजली का बिल भरना पड़ता है पानी की मोटर का। आपको थोड़ा पता है? आप तो जा बंटे मोटर चला के आ जा। बंटी दौड़ा दौड़ा जाता है, मोटर चला के आया। मैंने मोटर चलाई। अरे मैंने क्या घंटा मोटर चलाई? पिताजी पिताजी मेहनत कर रहे हैं, पिताजी मेहनत कर रहे हैं तो पैसा आ रहा है, उससे बिजली का बिल भर रहे हैं। वो वर्क डन, अंतिम पीछे रियल सोर्स कौन है? फादर साहब की मेहनत। तभी तो अपन यहाँ बैठकर आराम से पढ़ रहे हैं। क्या बात समझ में आ रही है? तो वर्क डाउन कौन कर रहा है? बैटरी। और यही जो वर्क डन है इसी को बोलते हैं, अगर इस वर्क डन बाय बैटरी को यूनिट पॉजिटिव चार्ज से डिवाइड कर दिया जाए, देन वी गेट ईएमएफ। देन वी गेट ईएमएफ। तो बताइए ईएमएफ की परिभाषा क्या है? अगर Q को 1 ले लिया जाए, Q को, तो बोलिए द ईएमएफ इज इक्वल टू वर्क डन बाय बैटरी। तो लिखिए ईएमएफ, ईएमएफ, द वर्क डन बाय द बैटरी, the work done by battery in moving a, परिभाषा पूछी गई है एक बार परीक्षा में भाई, इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज, इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज। अब ध्यान दीजिएगा, अगले शब्द बड़े भारी हैं, फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल। वापिस बोल रहा हूं, द वर्क डन बाय बैटरी इन मूविंग अ चार्ज फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू, ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट, चार्ज की फ्लो करने की टेंडेंसी हायर से लोअर है, बट आपको वर्क करना पड़ेगा। कहां से कहां? प्रकृति के नियम के विरुद्ध जाओगे तो वी हैव टू वर्क। पानी को ऊपर उठा के रखना है, वर्क करना पड़ेगा। ऑब्जेक्ट को ऊपर उठा के रखना है, वर्क करना पड़ेगा। हीट कहां से कहां फ्लो करती है? हाई टेम्परेचर से। अगर उल्टा करना है ना तो अपन को वर्क करना पड़ता है। पता है वो वर्क कौन करता है? फ्रिज के अंदर लगा हुआ कंप्रेसर। कंप्रेसर वो काम करता है, और पता है वो हीट को बाहर फेंकता है। जब हीट देते हैं तो टेम्परेचर बढ़ता है, और हीट को विड्रॉ कर देंगे तो टेम्परेचर कम होगा, और वो हीट को विड्रॉ कर करके बाहर फेंकता है। इसलिए तो कंप्रेसर कहलाता है। आपने कोई भी फूड रखा, मिल्क रखा, पानी रखा, ठंडा हो गया, तो कंप्रेसर वर्क कर रहा है और हीट को एक्सट्रैक्ट करके कहां फेंक रहा है? बाहर, फूड आइटम से। तो उसका टेम्परेचर क्या हो रहा है? कम हो रहा है। लिखिए, फॉर्मूला लिख लीजिए। तो ईएमएफ का फॉर्मूला, वर्क डन बाय बैटरी अपॉन क्यू। यूनिट बताइए, यूनिट वर्क की, जूल, चार्ज की, तो जूल पर कूलम, जिसको क्या कहा जाता है? वोल्ट। तो ईएमएफ की यूनिट क्या होती है? वोल्ट। तो वास्तव में ईएमएफ पोटेंशियल जैसा ही है, पर तो बेहतर बोलना आना चाहिए कि भैया वर्क कर रहा है। गुप्ता सर कौन वर्क कर रहा है? बैटरी वर्क कर रही है। सर ये वर्क कहां से हो रहा है? केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं जिसके कारण वर्क करना पड़ रहा है, और इसी कारण धीरे धीरे हमारा सेल भी क्या होता है? डिस्चार्ज होता जाता है, क्योंकि उसकी एनर्जी लगातार क्या हो रही है? खर्च हो रही है, खर्च हो रही है। कल इससे आगे बढ़ेंगे
और अपन आगे सॉल्व करेंगे। होमवर्क है आपका ईएलपी नंबर 6 पूरी। बोलिए हाँ है क्या? चलिए साहब, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। पढ़ाई करिए, ईएलपी लेकर आइए, होमवर्क बना के लाइए, तभी काम चलेगा। बिना होमवर्क ज्यादा समय तक अपन टिक नहीं पाएंगे। मॉड्यूल ईएलपी किसकी है देख लेना भाई। तुम्हारी क्लास नहीं है क्या? कोई बात, अपने बच्चे हैं सारे, अपने बच्चे हैं सब अपने बच्चे हैं। मैं उठाऊं तेरा बैग? भारी तो नहीं है? वही इनके कॉम्बिनेशन में से जाएगा, तो वही करंट इधर भी निकलेगा। इसका कॉम्बिनेशन का रेजिस्टेंस कितना है? 8/3 इन दोनों का 32/12। हाँ ठीक है। वोल्टेज कितना है? 4 वोल्ट। कॉम्बिनेशन का भी वोल्टेज कितना है? 4। तो V/R होगा, तो इसका कॉम्बिनेशन में से फ्लो करेगा। तो ये वोल्टेज कितना है? 4/8/3। तो ये I बराबर आ गया 1.5। हाँ तो ये टोटल करंट आ गई। सही सही, टोटल करंट आ गई। बड़ा हो जाएगा पर ये थोड़ा लेंदी हो जाएगा। सही सही सही। क्या हाल चाल? दोनों में लगता था सर, दोनों में लगता। राजा दोनों में लगता है। 0 डिग्री। तो खुद करता नहीं है क्या?